हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल का ये दूसरा पार्ट है। यानी यदि आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमारे इस कोर्स में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL पढ़ चुके हैं। इसी चैनल पे इन सब के वीडियोस मौजूद हैं। इन सबको पढ़ लेने के बाद अब हमारे मन में आता है कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिनमें इन सब का यूज, खास तौर पे PHP और MySQL का। हमने इंडिविजुअली PHP में ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम MySQL से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उन सब का प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है और हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, जिसको हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि हमने पिछले पार्ट में ये भी तय किया था कि किस तरीके से किसी छोटे से भी एप्लीकेशन को बनाना है तो कैसे स्टार्ट करें, और ये बिगनर के लिए एक बेसिक गाइडलाइन है। जब भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले वो अपने गोल्स को फिक्स करें, नेविगेशन डायग्राम बनाएं, फाइनलाइज करें फाइल्स को, डिज़ाइन करें डेटाबेस और क्रिएट करें पेजेस। तो हमने अपना गोल फिक्स रखा था, इंसर्शन, व्यू, डिलीशन, अपडेशन, बस ये 4 काम हमको करने हैं। हमने नेविगेशन डायग्राम बना के भी ये तय कर लिया था कि हमारे एप्लीकेशन का फ्लो किस प्रकार से होगा। हमने तय कर लिया था कौन कौन सी फाइल्स हमको बनानी है। हमने तय कर लिया था कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या होगा, यूज़र कौन होगा, पासवर्ड क्या होगा, टेबल किस नाम की बनेगी, कितनी टेबल्स बनेगी। हमारे इस एग्जांपल में एक ही टेबल बन रही है बुक नाम की, जिसमें 4 कॉलम्स हम लोग रख रहे हैं। और हमने कोडिंग भी समझ ली थी कि किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते वक्त हम लोगों ने ये स्टेप करनी है और आज हम इसके आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ काम आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अभी अपने लोकल सर्वर पे ही काम कर रहे होंगे। शायद आपने वैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में मैंने वैम्प सॉफ्टवेयर को F ड्राइव में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वैम्प सॉफ्टवेयर है। वैम्प सॉफ्टवेयर की ये तमाम फाइल्स हैं। वैम्प को स्टार्ट करने के लिए आपको wampmanager.exe फाइल पे डबल क्लिक करना होगा। इससे वैम्प मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट किया हुआ है, इसको पहले ज़रूर आप स्टार्ट कर लें। इसके बाद जो हमें काम करना है वो है डेटाबेस क्रिएशन का। तो डेटाबेस क्रिएशन के लिए हमारे पास क्या तरीका है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए MySQL को ओपन करते हैं, MySQL क्लाइंट को ओपन करते हैं। हालांकि ये काम करने का एक GUI वर्जन भी अवेलेबल है PHP MyAdmin नाम से, हम उसको भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझें, उसके बाद ही हम GUI वाले वर्जन पे जाएंगे। तो GUI वाले वर्जन को मैं बाद में कभी आपको सिखाऊंगा। आज हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर लिया है, आप भी अपने सिस्टम पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे F ड्राइव में जाना होगा जहाँ पे मैंने MySQL को रखा हुआ है। तो आपने जहाँ वैम्प रखा है आपको वहाँ जाना है। मैंने F ड्राइव में रखा हुआ है, इसके अंदर वैम्प नाम का फोल्डर है। आप देखेंगे वैम्प फोल्डर के अंदर एक बिन नाम का फोल्डर है। तो यस, मुझे इस बिन फोल्डर में जाना है। तो बिन फोल्डर में इस तरीके से चला गया। अब इसके अंदर 3 फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अपाची, MySQL एंड PHP। आप जाएंगे MySQL में। तो हम MySQL फोल्डर में कैसे आएंगे, CD MySQL। अभी इसके अंदर एक ही फोल्डर है जिसमें प्रॉपर वर्जन नंबर भी लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर जाना चाहूँगा। देखिए मैं इसके अंदर आ गया। इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। इसमें भी एक बिन फोल्डर है, आपको इसके अंदर जाना है। देखिए मैं बिन फोल्डर में आ गया और इसी बिन फोल्डर के अंदर ढेर सारी MySQL से रिलेटेड फाइल्स रखी हुई हैं, जिसमें MySQL.exe भी एक है। मुझे इस फाइल को स्टार्ट करना है। यही वो MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा या MySQL सर्वर से कम्युनिकेट करूँगा। तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, आइए उसको समझ लें। हालांकि ये चीज़ हम MySQL में ऑलरेडी देख चुके हैं।
MySQL -u, यूज़र नेम मुझे देना है root-p, एंटर। अब वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने रूट यूज़र का कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंटर कर रहा हूँ। यदि आपने पासवर्ड सेट किया है तो आप वो टाइप कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, वैम्प सर्वर को आपने ऑलरेडी ऑन कर लिया हो, तभी ये लॉगिन सक्सेसफुल हो पाएगा। अभी आप देखें MySQL प्रॉम्प्ट आ चुका है, जिसका ये मतलब है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं। शो डेटाबेसेस, तो देखिए कमांड में मिस्टेक स्पेस नहीं दिया था, यस। तो अभी मेरे पास इतने डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने तय किया था कि हमारे डेटाबेस का नाम हम रखेंगे बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट _db BRM_db। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस। रूट यूज़र को सारे अधिकार होते हैं, इसलिए वो डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता है। क्रिएट डेटाबेस बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट _db, ये मैंने डेटाबेस का नाम रख लिया। यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ कैपिटल में लिखें, ये केस इनसेंसिटिव है। आप केस का अपर केस भी रख सकते हैं, लोअर केस भी रख सकते हैं। देखिए एक डेटाबेस बन चुका है और मैं दोबारा से इस कमांड को चला के बताता हूँ, शो डेटाबेसेस। आप देख सकते हैं कि इसमें BRM_db नाम से एक डेटाबेस और क्रिएट हो गया है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल्स इसके अंदर बनानी है। पर ध्यान रहे कि अगर आपको इस डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि टेबल क्रिएट करना, तो इसके लिए पहले आपको इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए कमांड होती है यूज, और उसके बाद डेटाबेस का नाम BRM_db। डेटाबेस चेंज, यानी कि हम इस डेटाबेस में आ चुके हैं। इसके अंदर फिलहाल कोई टेबल नहीं होगी, तो शो टेबल्स कमांड एम्प्टी साइड दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें टेबल क्रिएट करनी है, और टेबल क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी ये कमांड सोच चुके हैं। तो यही कमांड मुझे टाइप करनी है। तो देखिए मैं इस कमांड को लिखने वाला हूं। सबसे पहले क्रिएट टेबल बुक पैरेंथेसिस, इसके अंदर मुझे सबसे पहला कॉलम बनाना है बुक आईडी। इसका टाइप रखता हूं मैं इंट, और इसमें साइज रख लेता हूं 5, यानी 5 डिजिट तक का हो सकता है। इसको प्राइमरी की बना रहा हूं, और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी कर रहा हूं। ये बिल्कुल वही है जो चीज़ हमने पहले से तय की हुई है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगला हमें बनाना है टाइटल नाम का कॉलम, varchar 20 नॉट null। अगला है प्राइस float 7,2 नॉट null। इसके बाद है ऑथर varchar 20, और ये ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये हमने टेबल क्रिएट करने के स्टेटमेंट लिख लिया है। एंटर करता हूं, देखते हैं टेबल क्रिएट होती है या नहीं। यस, टेबल क्रिएट हो चुकी है। हम चाहें तो अब शो टेबल्स कमांड फिर से चलाकर देख सकते हैं कि कितनी टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर हैं। अब एक हमें बताया जा रहा है कि एक टेबल इसके अंदर है, दैट इज बुक। ये बुक टेबल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो आप देख सकते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि इसमें 4 कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या हैं, नल वैल्यूज किसमें एक्सेप्टेबल है, कौन प्राइमरी की है, कौन पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट फीचर लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने तय कर ली, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब अगला काम हमें क्या करना है, हम वैम्प फोल्डर पे वापस आते हैं। वैम्प फोल्डर के अंदर जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो सर्वर पे रखना होता है। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं
ये वेब एप्लीकेशंस हैं, तो इनको एक्सेस किया जाएगा क्लाइंट मशीन से, और ये रिसाइड करती हैं सर्वर मशीन पे, और सर्वर मशीन पे प्रोसेस होके पेजेस क्लाइंट मशीन पर पहुंचते हैं। तो एक्चुअल में तो हमें किसी सर्वर मशीन पर ही अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कराना होता है, पर एज अ प्रोग्रामर टेस्टिंग के लिए हमने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे, और वैम्प सर्वर के लिए पूरी हार्ड डिस्क में आप कहीं पर भी फाइल रखेंगे तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। वेब सर्वर का एक निश्चित फोल्डर है, दैट इज़ www। तो जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं आपको इसी फोल्डर के अंदर रखनी है। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, BRM, और इसके अंदर ही मैं सारी फाइल्स बनाने वाला हूँ। हम लोगों ने पहले तय किया हुआ था कि हम कौन कौन सी फाइल्स बनाएंगे। अब मुझे एक एक करके सारी फाइल्स बनानी है। होम मैं बाद में बना लूँगा, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस 4 लिंक मुझे प्रोवाइड करने हैं इंसर्ट, व्यू, डिलीट, अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं बना के बता रहा हूँ आपको insert form.php। तो ये फाइल हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाम रख लेता हूँ insert form.php। अब मुझे इसकी कोडिंग करनी है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट विथ नोटपैड ++। ओके, अब यहाँ पर मुझे इस फाइल की कोडिंग करनी है। तो देखिए ये .php फाइल है, तो इसमें HTML का भी कोड हो सकता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सभी तरह का कोड इसमें लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, डॉक टाइप HTML। बेसिकली HTML5 वर्जन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है हमारा HTML टैग क्लोज, ठीक, जिसके अंदर 2 टैग्स हैं, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। हमें बनाना क्या है, एक फॉर्म बनाना है जो कि इंसर्शन फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ इंसर्शन फॉर्म। ओके, यहाँ पर मैं पहले एक हेडिंग देता हूँ, बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और ये H1 क्लोज। इसके बाद मुझे फॉर्म बनाना है, और फॉर्म का लुक एंड फील अच्छा हो, इसके लिए मैं टेबल टैग में उसे रखता हूँ ताकि प्रॉपरली अलाइंड हो। तो पहले लिखता हूँ फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू insertion.php। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने नेविगेशन डायग्राम में पहले ही देखा था कि इंसर्ट फॉर्म में इस फॉर्म सबमिट करने पर हम कहाँ जाएंगे, insertion.php पे। इसी वजह से हमने ऐसा लिखा हुआ है। मेथड हम कर देते हैं पोस्ट, और ये फॉर्म टैग क्लोज, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक टेबल टैग लगा देता हूँ। ये टेबल टैग सिर्फ उसके अलाइनमेंट के लिए है और कोई मकसद नहीं है इसका। आप किसी और तरीके से भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेबल और टेबल क्लोज। इसके अंदर पहली रो जिसके अंदर पहला डेटा TH, और इसमें मैं लिख लेता हूँ, हमें बेसिकली एक टेबल के अंदर 4 वैल्यूज रखनी है, दैट इज बुक आईडी, टाइटल, प्राइस और ऑथर। लेकिन बुक आईडी हमें यूजर से इनपुट नहीं कराना है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है। तो सबसे पहली चीज जो हमें एंटर करवानी है दैट इज टाइटल। तो बुक का टाइटल हम लोगों को एंटर करवाना है, TD। यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट,
आपको याद होगा कि हमने जब HTML फॉर्म पढ़ा था तब इस बात को समझा भी था, और PHP में भी जब हम HTML फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि हर एक इनपुट एलिमेंट का नेम एट्रीब्यूट सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप PHP में इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस इनपुट एलिमेंट पे जो भी यूज़र डेटा एंटर करेगा उसको मैं PHP के द्वारा एक्सेस करना चाहूँगा। इसके लिए नेम एट्रीब्यूट रखना है, तो नेम मैंने रख लिया है इसका टाइटल, और इस फील्ड को मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिख देने से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इसके लिए वैल्यू इनपुट करना कंपलसरी होगा, ये मैंडेटरी फील्ड हो जाएगी। तो अलग से मुझे फॉर्म वैलिडेशन नहीं लगाना पड़ेगा, चाहे तो आप अलग से फॉर्म वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगली चीज है प्राइस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइस, और मैं इसे भी टेक्स्ट टाइप का ही बनाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से ज़्यादा। प्राइस, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया है। अगला है ऑथर। ऑथर का नाम, तो यहाँ नेम रख लेता हूँ मैं ऑथर। इसको मैं मैंडेटरी नहीं रख रहा हूँ। ऑथर का नाम अगर इनपुट नहीं होगा तो वहाँ नल वैल्यू स्टोर होगी। लास्ट में इसके अंदर मुझे एक सबमिट बटन बनानी है। तो सबमिट बटन टाइप की वैल्यू सिर्फ मुझे लिखना है सबमिट। नेम इसका सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, और वैल्यू एट्रीब्यूट से कैप्शन तय होता है बटन का। तो मैं कैप्शन रखना चाहता हूँ इंसर्ट। ओके, तो ये हमारा फॉर्म बनके तैयार हो चुका है। ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार मैं इसको आपको चला के भी बताता हूँ। तो देखिए, मैंने ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर हम किस तरीके से इस फाइल को ओपन करेंगे, हमारी फाइल का नाम है insertform.php। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोगों को सर्वर से रिक्वेस्ट करनी है। ये कहाँ पर है, सर्वर पे रखा हुआ है, वेब सर्वर के पास रखा हुआ है। तो हम लिखते हैं लोकल होस्ट। अब एक्चुअल सर्वर पे होता तो यहाँ पे हम डोमेन नेम लिख रहे होते हैं www.something.com, राइट, स्लैश। अब आप जानते हैं कि वेब सर्वर जो कुछ भी सर्च करेगा वो www फोल्डर के अंदर ही सर्च करेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन रखी है उस तक पहुंचेंगे, उसका पाथ देंगे। तो बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमने नाम का एक फोल्डर बनाया था BRM स्लैश, और इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है insertform.php। तो आप देखें मैंने URL लिख लिया है यहाँ पे, और इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और ये देखिए, टेबल के अंदर रखने से बहुत ही अलाइंड दिखता है। तो यहाँ टाइटल अगर मैं यहाँ इंसर्ट नहीं करता हूँ, देखिए कैसे लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड बोला हुआ है। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये मैंडेटरी मैंने बनाई हुई है। और इसका तरीका क्या था, मैंने रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखा हुआ है इनपुट एलिमेंट में, इनपुट टैग के अंदर एट्रीब्यूट के रूप में रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंसर्ट फॉर्म। अब हमें इंसर्शन हो सके इसके लिए एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है insertion.php। तो insertion.php फाइल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं insertion.php। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोडिंग करूँगा। अच्छा, यहाँ पर PHP और HTML दोनों तरह का कोड लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा PHP टैग स्टार्ट, PHP टैग क्लोज। अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ $_post,
तो देखिए जो आपने फॉर्म बनाया था उसमें ये 3 इनपुट ले रहे हैं आप डेटा का। सबसे पहले टाइटल ले रहे हैं और यहाँ नेम एट्रीब्यूट क्या रखा हुआ है इसका, टाइटल। तो ये डेटा जो इनपुट होगा, यानी जो कोई भी यूज़र यहाँ टाइप करने वाला है, ठीक है, जैसे उसने टाइप किया सी इंटर, कुछ भी ऐसा टाइप किया हुआ, तो ये डेटा मुझे PHP प्रोग्राम में कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मुझे इस इनपुट एलिमेंट के नाम को यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज टाइटल। और क्योंकि फॉर्म में आपने मेथड पोस्ट यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे $_post नाम का एसोसिएटिव एरे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दीजिए, दैट इज टाइटल। और इस प्रकार से आपने उस डेटा को ऑब्टेन कर लिया है जो कि फॉर्म से आया है। मैं इसको एक अलग वेरिएबल टाइटल में रख लेता हूँ। इसी प्रकार से प्राइस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, $_post और प्राइस हमने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी थी, $author, $_post author। तो तीनों वैल्यूज अब हमारे पास हैं। अब अगला काम जो हमें करना है वो क्या है, हमें डेटा इंसर्ट करना है। पर ध्यान रहे कि ये पेज यूज़र को जब दिखेगा तो फाइनली उसको दिखना चाहिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, और एक हाइपरलिंक हो जिस पे वो क्लिक करके वापस इंसर्ट फॉर्म वाले पेज पे जा सके या होम पेज पे जा सके। तो इसके लिए मैं HTML वाला पोर्शन भी कोड करूँगा। HTML वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि HTML का कोड है, PHP टैग के अंदर नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं इंसर्शन फॉर्म की बजाय इंसर्शन लिखता हूँ। बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट उसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, वी डोंट नो। अभी PHP कोड में मेरे को सबसे पहले तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, कनेक्शन डेटाबेस, क्योंकि ये वो फाइल है जिसके थ्रू मैं MySQL से कम्युनिकेट करके रिकॉर्ड दूंगा MySQL को कि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करो। तो MySQL i_connect, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आता होगा किस तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, क्या आर्गुमेंट इसमें पास किए जाते हैं। अगर नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसमें PHP के थ्रू MySQL के साथ कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं वो सिखाया गया। MySQL i_select_db, इसमें मुझे पास करना होता है सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट और फिर पास करना होता है उस डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट _db। तो हमारा डेटाबेस भी सिलेक्ट हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है, फिर डेटाबेस भी सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्वेरी बनाता हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है। इंसर्ट, ये SQL स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज बुक, और उसके बाद हमें देना होते हैं कॉलम्स के नाम पैरेंथेसिस के अंदर। तो पहला कॉलम का नाम है टाइटल, दूसरे कॉलम का नाम है प्राइस, और तीसरे कॉलम का नाम है ऑथर। बेसिकली एक और कॉलम है बुक आईडी, पर वो हम इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते हुए डिसाइड होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट होती है 1 से, तो इसलिए हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमने 3 कॉलम्स के नाम लिखे, इसके बाद लिखते हैं वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हम लोग 3 वैल्यूज़ देंगे। पहली वैल्यू टाइटल के लिए होगी, जो कि हमने एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। तो टाइटल वेरिएबल में क्या है, जो यूज़र ने टाइटल एंटर किया था। इसी प्रकार से
प्राइस। तो प्राइस क्योंकि नंबर है, इस पर मैं सिंगल कोट्स नहीं लगाऊंगा। ध्यान ये रहे कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं या डेट टाइम होते हैं उनको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, नंबर्स को सिंगल कोट्स में नहीं लिखा जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस और इसके बाद अगली चीज़ होगी ऑथर, पर ये क्योंकि स्ट्रिंग है मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ ऑथर। तो ये मैंने वेरिएबल्स के नाम लिख लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स, सेमीकोलन। ठीक, तो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, जब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा दैट इज MySQL i_query, और इसमें मैं पास कर दूंगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट साथ में क्वेरी स्ट्रिंग। तो इस फंक्शन के चलने से रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाया है या नहीं हो पाया है इस बात को जानने के लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ स्टेटस। स्टेटस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उससे मुझे पता चल जाएगा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली इंसर्ट हो पाया है या नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कनेक्शन को आप क्लोज करा सकते हैं, MySQL i_close, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसमें पास किया, दैट्स इट। अब स्टेटस वेरिएबल के अंदर मेरे पास वैल्यू है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा, मैसेज प्रिंट कराता हूँ p टैग के अंदर, यहाँ लिखता हूँ p टैग क्लोज, p टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ PHP कोड, PHP टैग क्लोज, इसके अंदर लिख रहा हूँ इफ स्टेटस इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है, इको रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है, सेमीकोलन, एल्स इको इंसर्शन फेल्ड, ठीक है, इंसर्शन फेल्ड, गॉट इट। तो ये हमारा कोड तैयार हो गया है। अभी ये आपको देखने में थोड़ा सा एक सिंगल लाइन में दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसको मल्टीपल लाइंस में कर देता हूँ। इफ इको फिर एल्स और उसके बाद इको और उसके बाद PHP का टैग क्लोज करता हूँ और फिर पैराग्राफ का टैग क्लोज करता हूँ। ये जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो या तो रिकॉर्ड इंसर्टेड प्रिंट होगा या इंसर्शन फेल्ड प्रिंट होगा। ओके, इसके बाद मुझे लिंक्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे मैं एक एंकर टैग के थ्रू लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ href insertion form.php, click here, do you want to insert more record? ठीक है, अभी मैंने होम पेज नहीं बनाया हुआ है इसलिए मैं होम पेज का लिंक यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, पर बॉडी टैग को क्लोज करता हूँ और उसके बाद HTML टैग को भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरी insertion.php की कोडिंग कर ली है।
अब हम इस कोड को चला के देखते हैं कि ये सक्सेसफुली चल रहा है या इसमें अभी अपने कुछ एरर करी हुई है। तो उसको चला के देखने का तरीका क्या होगा, तो दोनों फाइल्स मैंने सेव कर लिए। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो इंसर्शन फॉर्म मेरे पास है। अभी फिलहाल डेटाबेस की स्थिति क्या है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सी इन डेप्थ, ठीक है। प्राइस मैं एंटर कर देता हूँ 445.5। ऑथर का नाम SK श्रीवास्तव, और अब मैं इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है। डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, तो मैं क्लिक करूँगा तो वापस से मैं इंसर्शन फॉर्म पे पहुँच जाऊँगा, insert form.php पे पहुँच जाऊँगा। पर फिलहाल देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कमांड को लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देख सकते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो ये हमने एक काम कर लिया है। आप देखें हमने इंसर्ट फॉर्म बना लिया है और insertion.php बना लिया। अब बाकी का बचा हुआ पोर्शन हमको बनाना है, जो कि हम डेफिनेटली अपने आगे के पार्ट्स में बनाने वाले हैं। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है जिसका URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, mysirji.com, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS सभी के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। देखिए YouTube पे मेरे एक से अधिक चैनल हैं, हो सकता है आपने सभी चैनल्स को एक्सप्लोर ना किया हो, तो कई सारे वीडियोस आपने अभी तक देखे ही ना हो। तो आप इस साइट पे आइए, इस साइट पे आपको सभी वीडियोस के लिंक प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में मिलेंगे, यानी आप कोर्स वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। पूरा कोर्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी कई सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, और C की अलग हैं, C++ के अलग हैं, PHP के अलग हैं, जावा के अलग हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत काम का है, प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी बहुत काम का है। तो यहाँ पे ना केवल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज आपको मिलेगी, बल्कि उसके सॉल्यूशन भी वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपको यहाँ मैं सिखा सकूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रोग्राम बनाने की। तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं ये भी आप सीखेंगे। डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में। यदि आपको लगे ये बहुत काम का है तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू या किसी भी माध्यम से। थैंक यू।